नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बागपत दौरा है। सबसे पहले सीएम योगी जाएंगे मवी कला गांव किसान इंटर कॉलेज में मल्टीपल स्टेडियम का करेंगे निरीक्षण। जिले के अर्जुन अवार्डी और अन्य खेलों के खिलाड़ियों से करेंगे बात। तो वहीं सीएचसी में एटीएम का उद्घाटन के बाद मरीजों से करेंगे वार्ता। सीएम कलेक्ट्रेट अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जन से भी वार्ता करेंगे। बागपत में 3 घंटे रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बागपत के बाद जाएंगे ग्रेटर नोएडा। तो देखिए, पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। पहले पश्चिम दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके बाद पूर्वांचल दौरे पर रहे और अब देखिए पश्चिम यूपी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो करीब बागपत में 3 घंटे का उनका पूरा कार्यक्रम है। 3 घंटे वो बागपत में बिताएंगे, जहां पर तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। आपको बागपत में सीएम योगी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी बता देते हैं। 10:30 बजे पुलिस लाइन बागपत पहुंचेंगे सीएम योगी। 10:40 पे किसान इंटर कॉलेज मवी कला के स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। 10:50 पे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ संवाद करेंगे। वहीं 11:10 पे सीएचसी बागपत का निरीक्षण करेंगे। हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करेंगे। 11:35 बजे कलेक्ट्रेट में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12:15 पर जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। 12:30 बजे विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। 1 से 1:30 बजे तक आरक्षित समय रखा गया है। तो दोपहर 1:35 पर पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उसके बाद ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पश्चिमी यूपी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बागपत में विकास की रफ्तार देखेंगे और शहर को सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बागपत से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आऊंगी, चूंकि बागपत में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रहने वाला है और 3 घंटे का ये पूरा दौरा रहेगा। क्या कुछ खास तैयारियां बागपत में की जा रही हैं? क्योंकि देखिए तमाम कार्यक्रम है उनका, इसके साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, वहां की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे और माना जा रहा है कि बागपत को एक बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बागपत में सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और 10:30 बजे हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। पुलिस लाइन से वे सीधा ही मवी कला पहुंचेंगे और खेल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे और वहां पर जो प्रभावित जो खिलाड़ी हैं उन्हें सम्मानित करेंगे और उनके साथ संवाद करेंगे। उसके बाद बागपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचेंगे और एटीएम हेल्थ मशीन का भी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद सीधा वे बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां पर एक समीक्षा बैठक है जहां पर विकास कार्य के लिए और सुरक्षा के लिए जो वहां पर उसके अधिकारियों और जो वहां के पदाधिकारी हैं भाजपा के, उनसे बात करेंगे। जी रितु। बिल्कुल विकास, देखिए वहां पर तमाम कार्यक्रम भी है और तमाम कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां विकास क्या कुछ की गई हैं? जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार 2 दिन से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद बागपत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ पर सजाया जा रहा है, जहां पर एटीएम हेल्थ मशीन का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा और बागपत कलेक्ट्रेट के भी सारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। बाहर से यहाँ फोर्स आई हुई है कि लगातार बता दें कि जो बागपत में स्टेडियम है उसको भी वहां पर सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहां पर जो वहां पर जनप्रतिनिधि हैं वहां पर पहुंचेंगे। बागपत के जो विधायक हैं योगेश धामा, मंत्री हैं केपी मलिक, वहां भी पहुंचेंगे। जी ठीक है विकास, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। लौटूंगी आपके पास। अश्विनी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अश्विनी, ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद पश्चिम, पूर्वांचल, पश्चिम यूपी, हर जगह विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, इसके साथ ही सौगात भी दे रहे हैं और देखिए कानून व्यवस्था के बारे में भी जान रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक और पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं तो लगातार पश्चिम का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब मंत्रिमंडल को बंटवारा किया गया था प्रभार का, तो उसमें से मुख्यमंत्री के अपने हिस्से में 6 मंडल रखे थे, जो इसमें से 4 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे और 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। जिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन जनपदों को
मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा था। भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वहीं हारी थी। निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन जिलों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो विकास कार्य डेवलपमेंट का काम चल रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण खुद कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया, चाहे वो वाराणसी का दौरा रहा हो, चाहे गाजीपुर का दौरा रहा हो, मऊ का दौरा रहा हो या फिर जौनपुर का दौरा, तमाम जिलों के दौरे किए और जाकर के खुद जो बाकायदा पहले लिस्ट मांगते हैं कि उस जिले में डेवलपमेंट के काम क्या चल, पिछले 5 सालों में कौन सी नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं और आने वाले समय के लिए कौन सी परियोजना नियत की गई। निश्चित तौर पर वहां जाते हैं, खुद जाकर के उसमें से एक न चुनते हैं कि हमें उस परियोजना में जाना है और बाकायदा जाकर के वहां पर देखते हैं कि आखिर उसका काम कितना बेहतर ढंग से चल रहा है। साथ ही साथ टाइम लिमिट जो होती है उस पर विशेष मुख्यमंत्री ध्यान देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कि जितने कम समय में काम पूरा होगा उतना ज्यादा बचत सरकार की होगी, साथ ही साथ जनता को भी इसका फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर देखने वाला बात है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे है वो अगले साल बनकर तैयार होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता के चलते जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसी साल बनकर तैयार हो गया, जिससे कहीं एक और तो सरकार का पैसा बचा तो दूसरी ओर जनता को जल्द से जल्द सुविधा मिले। निश्चित तौर पर हापुड़ का दौरा है, उसके बाद ग्रेटर नोएडा का दौरा है और ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे, मल्टीलेवल स्टेडियम, मल्टीपल स्टेडियम है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो समीक्षा बैठक होती है। समीक्षा बैठक के दौरान कहीं ना कहीं अधिकारियों के हाथ पैर फूलते हैं, क्योंकि लगातार चाहे लखनऊ हो चाहे गोरखपुर हो, जहां भी मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं बाकायदा वहां मॉनिटर किया जाता है। साथ ही साथ 1076 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, इसके अलावा तमाम जो और अन्य तरह की जो सुविधाएं सरकार की ओर से दी गई कि आप शिकायत कर सकते हैं, उन तमाम जगहों पर मॉनिटरिंग की जाती है कि आखिर किस जिले से कितनी शिकायतें आ रही हैं और किस जिले में शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी होंगे जिले के, उनके पेच भी कसे आएंगे कि आखिर आपके जिले से इतनी शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पर क्यों जा रही हैं, साथ ही साथ हेल्पलाइन पर क्यों जा रही है, इसके अलावा जो परेशान लोग हैं वो लखनऊ तक उनको क्यों जाना पड़ता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए आज का दिन काफी भारी होने वाला है। जब तक मुख्यमंत्री वहां से निकलते नहीं है अपना दौरा पूरा करके, तब तक कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर डर रहता है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया जहां भी दौरा किया उसके बाद कार्रवाइयों का दौर शुरू होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कि अगर आप जनता के लिए बेहतर काम नहीं कर पा रहे तो आपको रहने का कोई अधिकार नहीं। निश्चित तौर पर इसी का नतीजा रहा कि 2017 के बाद दोबारा से सत्ता में 2022 में वापसी हो पाई। कानून व्यवस्था को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा सवाल खड़े हुए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह से माफिया थे उनको जेलों में डाला गया, इनकाउंटर्स किए गए, उससे कहीं ना कहीं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी राहत की सांस ले रहा है और कहीं ना कहीं माफिया राज जो था, गुंडा राज था, वो नस्तानाबूद हो चुका है और एक कहीं ना कहीं सामान्य रूप से जो जनजीवन होता है वो चल रहा है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का दौरा है, काफी महत्वपूर्ण दौरा है, तमाम परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे, तमाम नई परियोजनाएं शुरू कराएंगे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हापुड़ जनता के लिए आज का दिन काफी बेहतर होने वाला है। जब मुख्यमंत्री किसी भी जिले में जाते हैं तो वहां के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेके जाते हैं। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से खबर है जहां लेवाना अग्निकांड के अधिकारियों पर गाज गिरी है। लापरवाही बरतने वाले 19 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। निलंबन के साथ ही विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर मंडलायुक्त ने सौंपी जांच की रिपोर्ट, तो सीएम ने दिए थे सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश। गृह, ऊर्जा, नियुक्ति, एलडीए के अफसरों पर यह गाजगिरी है। आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई। अग्निशमन विभाग के 4 अधिकारी किए गए सस्पेंड। ऊर्जा विभाग के 3, प्रशासन के 1 अधिकारी निलंबित हुए हैं। एलडीए के 8, आबकारी के 3 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। तो लेवाना में जिस तरह से अग्निकांड हुआ था उसके बाद जांच रिपोर्ट सौंपी गई और इस जांच रिपोर्ट के दौरान आए हुए अधिकारी जिस घेरे में आए हुए थे, जांच के घेरे में, उन पर कार्रवाई की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ अश्विनी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लेवाना अग्निकांड को लेकर जिस तरह कल रिपोर्ट सौंपी गई और उसमें जिन अधिकारियों का नाम शामिल था, उनकी लापरवाही शामिल थी, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
बिल्कुल 5 सितंबर को लखनऊ के लवाना होटल में भीषण आग लगी थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई। सख्ती के बाद जो आला अफसर थे वो हरकत में आए और मुख्यमंत्री ने साथ निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए और जांच रिपोर्ट जो है उनको सौंपी जाए। जांच के लिए जो लखनऊ कमिश्नर है वो नियुक्त की, साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर लखनऊ वो नियुक्त किए। दोनों ने संयुक्त रूप से जांच की। पहले तो रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट में गड़बड़ झाला किया गया। एलडीए ने जब रिपोर्ट मांगी थी एलडीए से तो उस दौरान देखा गया कि सिर्फ इंजीनियरों के नाम लिख के दे दिए। उसके बाद फिर शासन ने नाराजगी जाहिर की और पूछा था कि क्या सिर्फ जो इंजीनियर्स ही इसमें दोषी थे। उसके बाद दोबारा से रिपोर्ट दी गई। उसके बाद जब रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पेश हुई तो मुख्यमंत्री ने बाकायदा उसको देखा। उसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। कुल 19 लोगों पर कार्रवाई हुई है, 15 लोग निलंबित हुए हैं और 4 लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। हाँ, सबसे बड़ा अब सवाल खड़ा होता है कि 2018 में भी इसी तरह की आग चारबाग में लगी थी, 8 लोगों की मौत हुई थी। जांच के लिए कहा गया था। एडीजी स्तर के अधिकारी ने और लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी ने संयुक्त रूप से जांच की थी। लमसम 2.5 दर्जन लोगों को दोषी पाया गया था और दोषी के बाद में उसके बाद में उन पर चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट के बाद में मामला ठंडा पड़ जाता था। क्या दोबारा से वैसा होगा? क्या दोबारा से ही वही राह पर चलेंगे अधिकारी चलेंगे या फिर कुछ इस बार अलग होगा? क्योंकि सस्पेंशन की कार्रवाई सिर्फ एक कोई कार्रवाई नहीं मानते, क्योंकि इतना बड़ा कांड हुआ, 4 लोगों की मौत हुई और कहीं ना कहीं हत्या का मुकदमा इन अधिकारियों पर दर्ज होना चाहिए। 19 लोगों में से आबकारी विभाग से लोग भी हैं, जो ऊर्जा विभाग से भी लोग हैं, साथ ही साथ गृह विभाग से हैं, तत्कालीन जो आबकारी आयुक्त आबकारी अधिकारी थे जिलाधिकारी उन पर भी कार्रवाई हुई। साथ ही साथ जो सीएफओ हैं उन पर कार्रवाई हुई, तमाम लोगों पर कार्रवाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी जिला प्रशासन के लोग कैसे बच गए? क्योंकि एडीएम के स्तर के अधिकारी जो होते हैं तमाम उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी निगरानी भी होती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर एलडीए की बात करें तो एलडीए के में 2018 से लेकर के अब तक मतलब सब 5 साल का टाइम होने वाला है और इस दौरान कहीं ना कहीं तमाम वीसी आए, तमाम वीसी गए, सचिव आए, सचिव गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या किसी की नजर इस होटल पर नहीं पड़ी थी या फिर सबकी मिलीभगत से चल रहा था? सिर्फ इंजीनियर्स और कुछ लोगों के क्यों वीसी क्यों, तत्कालीन वीसी उन पर क्यों कार्रवाई क्यों, वर्तमान वीसी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, जो इससे पहले वीसी थे उन पर कार्रवाई नहीं की? शिवाकांत द्विवेदी हुए, उसके बाद तमाम अन्य लोग हुए, सब मतलब 5 साल में रहे और इन पर कोई कार्रवाई नहीं। जिलाधिकारी लखनऊ रहे हैं अभिषेक प्रकाश, वो भी एलडीए वीसी रहे, लमसम से 7 से 8 साल तक, 8 महीने तक उन्होंने कार्यकाल रहा और उस दौरान उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? इन तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। क्या वाकई में जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो मिल पाएगा? हालांकि मुख्यमंत्री की ओर सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत, अधिकारी जो होते हैं उनकी मिलीभगत चलते जो कार्रवाई होना चाहिए था वो नहीं हो पाती। हालांकि निलंबन कार्रवाई संतुष्टि हो गई है, आगे विभागीय कार्रवाई के लिए कहा गया, विभागीय कार्रवाई होगी, आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपके पास लौटूंगी। वहीं गायत्री प्रजापति से रंगदारी मांगने वाली महिला गिरफ्तार हुई है। सविता पाठक को गोमती नगर विस्तार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सविता पाठक पर कोर्ट ने जारी किया था एनबीडब्ल्यू। सविता पाठक पर लखनऊ के कई थानों में दर्ज है मुकदमे। तो मकान नंबर 1481 सेक्टर के आशियाना से हुई है गिरफ्तार। थाना गाजीपुर वजीरगंज विस्तार चित्रकूट में दर्ज है मुकदमे। गैर जमानती वारंट के बाद विस्तार पुलिस को मिली सफलता। तो सविता पाठक की गिरफ्तारी हो चुकी है। गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। तो थाना गाजीपुर वजीरगंज विस्तार चित्रकूट में दर्ज है मुकदमा। और इस जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, गायत्री प्रजापति से रंगदारी मांगने वाली महिला गिरफ्तार हुई है सविता पाठक। प्रजापति है जो पूर्व मंत्री रहे, इस समय जेल में है, उनसे रंगदारी मांगी थी जिस पर उन पर शिकायत की गई। शिकायत का मुकदमा दर्ज हुआ था और एनबीडब्ल्यू जारी था। उसके बाद कल देर शाम रात उनको जो है गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ किसी अन्य की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की तो पुष्टि हो गई है, लेकिन और कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और अब खबर कानपुर से है, जहां बिठूर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। शिकायत के मामले में शमेशपुर गांव के युवक को थाने में जमकर पीटा गया। पुलिस की पिटाई से युवक के मुंह से निकाला खून। तो युवक की हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए लेकर अस्पताल पहुंचे। तो 4 पुलिसकर्मी घायल होकर पहुंचे हुए हैं। तो बिठूर पुलिस की ये अमानवीय चेहरा
सामने आया है। तो शिकायत के मामले पर रमेशपुर गांव में युवक को थाने में जमकर पीटा गया। तो पुलिस की पिटाई से युवक के मुंह से खून निकल आया। तो बिगड़ने पर इलाज को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची। 4 पुलिसकर्मी युवक को उठाकर थाने से अस्पताल पहुंचे। 2 निजी नर्सिंग होम में जवाब मिलने पर कार्डियोलॉजिस्ट ने भर्ती किया। तो युवक की हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची पुलिस। कानपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो रमेशपुर गांव का ये पूरा मामला है। बिठूर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। शिकायत के मामले में रमेशपुर गांव के युवक को थाने में जमकर पीटा गया। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के मिसलगढ़ी में महिला की पति द्वारा बेसबॉल के डंडे से पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर महिला के परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों द्वारा थाने का घेराव किया गया और जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। परिजनों का आरोप है कि अन्य 7 लोगों को पुलिस बचाने का कार्य कर रही है, जिसके चलते परिजनों ने पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी परिजनों को बुझाकर मामले को शांत कराने का कार्य किया। हम इसलिए आए कि हमारी बहन को यहाँ हमारा ये मिसलगढ़ी में लड़की टीना, जिसका बेरहमी से हत्या कर दी गई पूरे परिवार ने मिलकर के। लेकिन जिस दिन हत्या को वारदात वाले दिन हत्या को अंजाम देने के बाद में परिवार के 3 सदस्य जो थाने में खुद सरेंडर हो चुके थे, जबकि मुकदमा हमने 1 घंटे बाद कराया। तो आज करीब 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन के पश्चात हम लोग थाने में आए हैं जानकारी लेने के लिए कि आगे आपके इस मुकदमे में आगे की कड़ी क्या हुई है, किसी को गिरफ्तारी दी गई है या नहीं दी गई है। सिर्फ इस बेसिक पे हम यहाँ थाना मसूरी में आकर के हम लोगों ने पूछताछ की है। इसमें 5 तारीख को मिसलगढ़ी क्षेत्र में टीना नाम की महिला की हत्या की गई थी, जिसके बाद परिजनों की तहरीर लेकर इस पर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। उस मुकदमे में 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा चुका है, परंतु परिजनों में फिर भी असंतोष था। वो और कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार आक्रामक हो रहे थे। इसके पहले भी घटना के आगे उन्होंने थाने पर आके आक्रामक तरीके से व्यवहार किया था। आज परिजनों ने तकरीबन 200-250 लोग लेके कैंटर पे झंडा, बैनर और गद्दे वगैरह पूरी सुनियोजित तरीके से पूरी तैयारी के साथ उन्होंने थाने पर आके घेराव किया और थाने पर काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया, नारेबाजी आदि की। इनकी मांग थी कि बाकी जो अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया जाए, इनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया, उनको आश्वासन दिया गया है कि जिनके खिलाफ भी जैसे भी साक्ष्य पाए जाएंगे, साक्ष्यों के आधार पर न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 तारीख डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बांदा में नूतन बाल गणेश महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव का जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बिना पानी की मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। ये उनकी तड़पन अभी 25 साल खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। सरकार चला रही है, उनको श्री अखिलेश यादव जी की जरूरत नहीं है। दूसरा, अखिलेश यादव जी की पार्टी के अधिकतम विधायक हमारे संपर्क में, वो भाजपा में आना चाहिए। अखिलेश यादव लोग दूसरी पार्टी में रहते हैं, पानी से निकली हुई मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं और उनकी तड़पन अभी 25 साल समाप्त नहीं हुई। सरकार चला रही है, उनको श्री अखिलेश यादव जी की जरूरत नहीं है। दूसरा, अखिलेश यादव जी की पार्टी के अधिकतम विधायक हमारे संपर्क में, वो भाजपा में आना चाहिए। अखिलेश यादव लोग दूसरी पार्टी में रहते हैं, पानी से निकली हुई मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं और उनकी तड़पन। अंबेडकर नगर में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर वॉर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को किसी की फिक्र नहीं, सब आपस में लड़कर समाज का नुकसान कर रहे हैं। ये लोग हम चाहे ट्वीट पर लड़े, चाहे फेसबुक पर या फिर जुबान से लड़े, सही लड़ाई लड़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर ओपी राजभर ने कहा 10 दिन तमिलनाडु में रहेंगे तो 2 दिन यूपी में। वही सुभाषपा छोड़ने वाले नेताओं की तुलना भस्मासुर से की है।
लड़ाई में जैसे आपने देखा होगा कि जब शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, कि जब शंकर भगवान से कहा कि आशीर्वाद वरदान मांगा, तो शंकर भगवान ने कहा कि जाओ तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, तो भस्मासुर शंकर भगवान को दौड़ा लिया। तो जिसको हम लोग नेता बनाए, जमीन से उठा करके इस ऊंचाई तक पहुंचाए, और आज मुझे भी तकलीफ है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जिस झंडे और टोपी के दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 6000 वोट से हारा हुआ व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ा, अपना पैसा लगाया, और उसी झंडे टोपी के बल पे वो आदमी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की संज्ञा देता कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर धनपतंगगंज ब्लॉक में एक निर्माणाधीन स्कूल के बिल्डिंग में शिक्षकों ने बच्चों की क्लास सजा दी। ना बिजली, ना पंखा और ना ही दरवाजा खिड़की, चारों ओर जल भराव से बच्चों का आना जाना दूभर है। ऐसी जगह पर बच्चों को पढ़ाए जाने के मामले में बीएसए ने संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया। उन्होंने पूछा कि सक्षम अधिकारी के आदेश पर बच्चों को भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है, तो वहीं स्कूल में 119 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बावजूद इस अच्छी संख्या के बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल में मात्र एक हैंडपंप लगा है, वो भी दूषित पानी दे रहा है। बच्चे इसे पीने पर मजबूर हैं। बदायूं में शहर के व्यस्ततम रोडवेज बस अड्डे के पास बने आलीशान होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 महिलाओं और 5 पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में धर दबोचा, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए का बजट पास कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली के वार्ड नंबर 34 के हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चिड़ियाखाना का है, जहां आदर्श बाल शिक्षा निकेतन और बिबग्योर पब्लिक स्कूल में सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वहीं स्कूल की दीवार से सटा हुआ कूड़े का ढेर लगा रहता है, जिसके चलते आने जाने वाले राहगीरों के साथ ही स्कूल के बच्चों का भी गुजरना उस रास्ते से होता है। लेकिन रायबरेली की नगरपालिका की लापरवाही के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और रायबरेली की नगरपालिका सिर्फ कागजों पर विकास करके अपनी पीठ थपथपा रही है। नगरपालिका मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदार है। क्यों आखिर यहाँ की सफाई क्यों नहीं हो पा रही? सफाई होती, लेकिन कायदे से नहीं करते। जो कूड़ा बहुत ज्यादा हो जाता तब कहीं कहो तो उसके बाद आते हैं लोग। अच्छा, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें होती हैं, खूब जो है बदबू आती है। बच्चों को इस गेट से आना बंद करा दिया, फ्रंट डोर से जाते हैं, जबकि 3 गेट बने हुए हैं कि इधर से भी बच्चे हमें भीड़ भाड़ सड़क पर न हो, यातायात सुगमता से चले, इसके लिए कि जो है 3 गेट भी रखे गए हैं यहाँ पर। नगरपालिका पूरी तरह से जिम्मेदार। क्षेत्रीय सभासद को कितना मानेंगे? सभासद की बहुत बड़ी लापरवाही। आम जनता की आवाज़ को नगरपालिका तक पहुँचाना हमारे प्रतिनिधि का काम, इसीलिए इतने लोग उसको चुनते हैं कि वो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए। हर कोई तो पहुँच नहीं सकता, और आप स्थिति खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। अच्छा, बगल में विद्यालय है और लापरवाही इस तरह से? बीमारी की वजह है, ये बीमारी की वजह है। यहाँ से बच्चे स्कूल जाते, बड़ी दिक्कतें होती हैं। अच्छा, जब दिक्कतें होती तो रायबरेली की नगर पालिका क्या कर रही है? नगर पालिका बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त। बिल्कुल निकलना मुश्किल रहता है। यहाँ तक पूरे इलाके का कूड़ा ला करके जमादार भर भर के ठेलिया में ला करके यहीं डालते हैं, और रोज जेसीबी जब देखो तब लगी रहती। रास्ता कोई निकलना छोड़ दिए हैं लोग, मोहल्ले के लोग निकलना छोड़ दिए हैं, और बहुत ही दिक्कत होती है। और बिजली वाले फाटक खुला है, निकलने की जगह नहीं। तो सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर सफाई कर्मी तो रोज आते हैं, लेकिन सफाई कर्मी ही ला करके पूरा ठेला पूरे सब जगह से लाके यहाँ डालते हैं। भाई यहाँ पर बहुत कूड़ा करकट पड़ा रहता है, इधर नाला भर जाता है, बरसात होती है तो पानी भर जाता है कि यहाँ तक पर लोग निकल नहीं पाते हैं।
स्कूल हम लोग इधर से आ नहीं पाते हैं, इसी की वजह से हम लोग को घूम कर जाना पड़ता है पतली वाली गली से उधर से। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नगर पालिका वाले हैं। क्षेत्रीय सभासद को कितना जिम्मेदार मानेंगे? बहुत ज्यादा। तो आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत की? कभी नहीं। अच्छा, विद्यालय जाते हैं, आपने सुना होगा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संचारी रोग न बढ़ने पाए, साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। तो नगर पालिका ने क्या किया? नगर पालिका ने कुछ नहीं किया, वैसे का वैसे ही पड़ा है। अब तो चुनाव का समय करीब में, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 1 नंबर नहीं देंगे। 1 भी नहीं देंगे? नो। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।